हेलो गाइज, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है उनको डिटेल से कवर करने वाले हैं। इन सभी को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें सरलता से समझ आ सके। सबसे पहले हम दोस्तों संवैधानिक और सरकारी पदों पर जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनको देखने वाले हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आर्थिक और वित्तीय संस्थानों में जो भी अपॉइंटमेंट हाल ही में की गई है उनको डिटेल से कवर करेंगे। तीसरे नंबर पर खेल जगत में और हाल ही में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उनको देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ चौथे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को कवर करेंगे और पांचवें नंबर पर दोस्तों जितनी भी अन्य नियुक्तियां हैं जैसे जो सभी इनमें शामिल नहीं की जा सकती उनको देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है उनको तो कवर करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने ऐड किए हैं ताकि आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम संवैधानिक और जितने भी सरकारी पद हैं उन पर जो भी नियुक्तियां हुई है उनको देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर है दोस्तों अजय सेठ का। इनको हाल ही में भारत का वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, वित्त सचिव जो है सीधे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, तो अच्छे से याद रखेंगे कि वित्त सचिव किसको बनाया गया है, अजय सेठ को। और वित्त मंत्रालय का यह सर्वोच्च अधिकारी होता है। कौन होता है? वित्त सचिव। इसके बाद है पूनम गुप्ता। इन्हें अगले 3 वर्षों के लिए आरबीआई की डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। दोस्तों देखिए, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। आरबीआई के पहले गवर्नर थे दोस्तों ओसबोर्न स्मिथ, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपको बता रहा हूँ, उनको भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। लेकिन विशेष रूप से आपको ये याद रखना है कि पूनम गुप्ता को हाल ही में आरबीआई की डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ें दोस्तों। अगले हैं ज्ञानेश कुमार। इनको फरवरी 2025 में दोस्तों 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 बात आपको याद रखना है कि ये 26वें क्रम के हैं। दोस्तों, जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष का होता है, ठीक है। और जो चुनाव आयोग है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे जिनको 1950 में नियुक्त किया गया था। अगले हैं डॉक्टर विवेक जोशी। इनको नए चुनाव आयुक्त बनाया गया है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया है? ज्ञानेश कुमार जी को। लेकिन इन्हीं के साथ में दोस्तों नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं विवेक जोशी। देखिए, जो चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय आयोग है। मुख्य चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया है? ज्ञानेश कुमार को। और 2 अन्य सदस्य भी इसमें होते हैं जिनमें से एक बनाया गया है दोस्तों डॉक्टर विवेक जोशी को। इसके बाद है दोस्तों के संजय मूर्ति। इनको हाल ही में भारत के नए केग के रूप में नियुक्त किया गया है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में। दोस्तों, केग का उल्लेख अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में वर्णित किया गया है। भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नरहरि राव थे और जो केग होता है ना उसका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले हैं डॉक्टर अजय कुमार। इनको यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है 15 मई 2025 को। दोस्तों, यूपीएससी का उल्लेख अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक किया गया है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष रोस वाकर थे, 1926 में इनको बनाया गया था। तो अच्छे से याद रखेंगे, डॉक्टर अजय कुमार जो है दोस्तों वो यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर ये याद नहीं होता है आपको तो थोड़ा सा आप कोरिलेट कर सकते हैं कि यूपीएससी जो है वो अजय है, उसको कोई हरा नहीं सकता है, उससे कोई कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता है। तो यूपीएससी क्या है? अजय है। तो अजय कुमार को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद है न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम। ये जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। तो याद रखेंगे बी राम सुब्रमण्यम जो है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर ये याद नहीं होता है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि राम भगवान जो है वो मानव के अधिकारों की रक्षा करते हैं, ठीक है। तो राम भगवान यानी राम सुब्रमण्यम और राम भगवान क्या करते हैं? मानव अधिकारों की रक्षा। तो मानव अधिकार आयोग के ये अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगले हैं दोस्तों न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। इनको 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, विधि आयोग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत काम करता है, यानी विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कौन? विधि आयोग, ठीक है। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं अभी हाल ही में? दिनेश माहेश्वरी।
दोस्तों विधि आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ें, अगली है दोस्तों अंजू राठी राणा। इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है, क्योंकि दोस्तों भारत की पहली महिला विधि सचिव इनको बनाया गया है। तो परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला विधि सचिव किसको बनाया गया है, तो याद रखेंगे अंजू राठी राणा को। क्यों याद रखना है? क्योंकि पहली बार किसी महिला ने यह पद संभाला है। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करने वाले हैं आर्थिक और वित्तीय संस्थानों में जो भी नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में। सबसे पहले हैं दोस्तों तुहिन कांत पांडे। इनको सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दो बातें आपको याद रखना है कि भैया सेबी के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तुहिन कांत पांडे को। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो तुहिन कांत पांडे हैं ये कौन से क्रम के अध्यक्ष हैं? तो याद रखेंगे 11वें क्रम के अध्यक्ष हैं। सेबी का पूरा नाम होता है भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को और सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। इसके बाद अगले हैं दोस्तों CS सेठ। इनको इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन चुना गया है। दोस्तों इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो है वो बैंकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच में एक सेतु का काम करता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हाल ही में नियुक्तियां हुई है, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको कवर किया है। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिए हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन अग्रवाल, इनको फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों फिक्की जो है भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। फिक्की का अगर कोई फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो याद रखेंगे कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली नियुक्ति हुई है दोस्तों विपिन कुमार की। इनको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे विपिन कुमार को कहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का। दोस्तों ये जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कभी कभी मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है दोस्तों SBI के चेयरमैन यानी अध्यक्ष CS सेट्टी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन यानी अध्यक्ष चुना गया है। परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे CS सेट्टी को। अगला है दोस्तों, इसके पहले आपको बता दूं कि जो SBI है इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। अगली नियुक्ति हुई है डॉक्टर मांगीलाल जाट की। इनको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी 1929 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली नियुक्ति हुई है भुवनेश कुमार की। इनको UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नया CEO बनाया गया है। और दोस्तों ये जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है यह सांविधिक प्राधिकरण है, ठीक है, सांविधिक अथॉरिटी है। आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत इसको वैधानिक दर्जा दिया गया था। तो याद रखेंगे कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन है? भुवनेश कुमार। इसके बाद अगले हैं दोस्तों फैज अहमद किदवई। इनको नागरिक उड्डयन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा अगर आपको याद नहीं होता है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगले हैं राम मोहन। इनको दोस्तों समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार जो है वो मत्स्य पालन पर या फिर समुद्री आयात निर्यात पर और समुद्री खनिजों पर काफ़ी जोर देती है, इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका नाम भूलना नहीं है। देखिए प्रश्न पूछा जाएगा कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे राम मोहन को। अगर यह याद नहीं होता तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि भैया समुद्र को पार करके कौन गए थे? राम भगवान गए थे श्रीलंका, है ना। तो समुद्र से क्या हो गया? ये पूरा हो जाएगा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। और समुद्र को पार करके कौन गए थे? राम भगवान, यानी राम मोहन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसका मुख्यालय है कोच्चि केरल में।
ठीक है। कार्य क्या है? समुद्री उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कि खेल जगत में कौन कौन सी अभी हाल ही में नियुक्तियां की गई है और किन किन व्यक्तियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इस क्षेत्र में। सबसे पहला नाम आता है दोस्तों पीवी सिंधु का। दोस्तों पीवी सिंधु को पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो याद रखेंगे कि पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु। कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाता है कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। तो याद रखेंगे कि बैडमिंटन खिलाड़ी है। अगले हैं आयुष्मान खुराना। इनको फिट इंडिया आइकॉन चुना गया है। दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य था हेल्दी लाइफस्टाइल एंड फिजिकल फिटनेस को बढ़ावा देना। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा कि फिट इंडिया आइकॉन किसको चुना गया है? तो याद रखेंगे आयुष्मान खुराना को। इसके बाद है दोस्तों दिलजीत दोसांझ। इनको लेवाइस का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों लेवाइस जो है वो अमेरिका का एक क्लॉथिंग ब्रांड है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें इस वजह से याद रखना पड़ेगा क्योंकि पहली बार किसी भारतीय को लेवाइस का ग्लोबल एम्बेसडर चुना गया है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये क्यों मायने रखता है। हालांकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय को लेवाइस का ग्लोबल एम्बेसडर चुना गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है रघुराम अय्यर की। दोस्तों रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ चुना गया है। दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगले व्यक्ति हैं बहादुर सिंह सांगू। इनको भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना हुई थी 1946 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगले व्यक्ति हैं विनीत जोशी। इनको सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए इसको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि सीबीएसई जो है वो चर्चा में रही थी, क्योंकि उन्होंने दोस्तों मुगल काल के इतिहास जो है उसको थोड़ा सा बदल दिया है। इस वजह से हमारे लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी। और सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके बाद अगले व्यक्ति हैं दोस्तों देवजीत सिकैया। इनको बीसीसीआई का सचिव चुना गया है। दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? देवजीत सिकैया की। बीसीसीआई का पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और दोस्तों बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर विन्नी। तो यहाँ पर मैंने आपको दो तीन चीज़ें एक साथ बता दी है। पहला तो अगर पूछ लिया जाए कि बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? देवजीत सिकैया को। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर क्या होगा? रोजर विन्नी। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस किस को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में सबसे पहले हैं दोस्तों आशीष खन्ना। इनको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का 104वां पूर्ण सदस्य बना है श्रीलंका। तो यहाँ पर 3-4 फैक्ट मैंने आपको दे दिए हैं, उनको अच्छे से याद रखना है। अधिकतर यही प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महासचिव के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है, तो याद रखेंगे आशीष खन्ना की। अगले व्यक्ति हैं न्यायमूर्ति मदन वी लोकुर। इनको दोस्तों संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो भैया संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति मदन वी लोकुर। दोस्तों ये पहले भारतीय न्यायाधीश हैं जिन्होंने इस पद को संभाला है। इस वजह से ये वाला पॉइंट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अच्छे से याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति मदन वी लोकुर। अगले व्यक्ति हैं तैयब इकराम। इनको पुनः अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है वो लोजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का संचालन करना। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में ये वाली जो नियुक्ति है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्रिस्टी कोवेंट्री को
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष चुना गया है। क्योंकि यह पहली महिला है और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी परीक्षा में क्या पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो याद रखेंगे क्रिस्टी कोवेंट्री। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 1894 में और इसका मुख्यालय है लोजेन, स्विट्जरलैंड में। अगर अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में से प्रश्न आया तो ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो याद रखेंगे क्रिस्टी कोवेंट्री को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले व्यक्ति हैं बोल्डेजी उक्रीजा। इनको इंटरपोल का नया महासचिव चुना गया है। इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। ठीक है, कार्य क्या होता है इंटरपोल का, तो इसका कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, साइबर अपराध और आतंकवाद की जांच करने में मदद करना। तो भैया इंटरपोल के नए महासचिव कौन है, बाल्डेजी उक्रीजा। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ अन्य नियुक्तियों की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि उनको मैं यहाँ पर शामिल नहीं कर सकता था। एक ही है लेकिन इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति का नाम है नोएल टाटा। दोस्तों, नोएल टाटा जो है टाटा ट्रस्ट के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो अपने सौतेले भाई स्वर्गीय रतन टाटा का स्थान लेंगे। रतन टाटा जो है उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके बाद में टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन है, नोएल टाटा। ठीक है, टाटा ट्रस्ट जो है भारत का सबसे बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट है। और इसी के साथ दोस्तों, जो रतन टाटा थे इनको पद्म विभूषण दिया गया था 2008 में और पद्म भूषण दिया गया था 2000 में। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ये इंपॉर्टेंट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो खत्म होती है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।